हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 यानी दल बदल अधिनियम 1985। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि दल बदल अधिनियम क्या है, ये क्यों लाया गया, दल बदल अधिनियम जो है उससे क्या क्या बदलाव हुए हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, इसमें किस चीज़ को दल बदल समझा जाता है, दल बदल का फैसला कौन लेता है, और फाइनली देखेंगे कि जो दल बदल अधिनियम है इसमें किस प्रकार के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जाता है और उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जैसा कि ऑलरेडी बताया, 1985 में आया, 1985 में आया। और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत ये कानून लाया गया। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई और ऐसा बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्थिरता लाने के लिए किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दल बदल की वजह से ऐसी क्या अस्थिरता पैदा हो गई थी। तो आइए इसको जानने के लिए पहले एक बार देखते हैं कि दल बदल कानून आने से पहले भारत में किस प्रकार की स्थितियां थी। आप जानते ही हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र बहुत तरीके की समस्याओं और बुराइयों से जूझ रहा है। इसमें एक प्रमुख समस्या दल बदल की भी रही है। वैसे तो आप देखेंगे कि जो दल बदल का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा नया नहीं है। स्वतंत्रता से पहले भी दल बदल हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1923 में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था तो उस समय स्वराज्य दल बनाया गया था और जो उसके सदस्य थे उन्होंने सबसे पहले दल बदल किया था। इसके बाद ये इक्का दुक्का आपको और उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम भारत की स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो देखते हैं कि जो पहले 3 आम चुनाव हुए 1952 में, 1957 और 1962 में, उसके चुनाव में सारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि कांग्रेस का एक छत्र शासन था, हमें दल बदल जैसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली। लेकिन चौथे लोकसभा चुनाव के समय, जो कि 1967 में हुए, पंडित नेहरू जी का निधन हो चुका था। 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी ताशकंद में उनका देहांत हो गया था। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो पार्टी के साथ साथ देश के शासन पर भी नियंत्रण करने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे वैक्यूम में हमारे देश में 1967 के चौथे आम चुनाव से एक भयंकर बीमारी का आगाज हुआ और इसी बीमारी को दल बदल कहा गया। और ये बीमारी कितनी भयंकर थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1967 से लेकर दिसंबर 1970 यानी विद इन 3 इयर्स लगभग 4000 विधायकों में से 1400 विधायकों ने दल बदल किया। और इस अवधि में जो दल बदल के कारण हैं, कम से कम 51 मंत्रिमंडल बने और टूटे। सैकड़ों जो दल बदल हैं, जो दल बदलू हैं, उनको मंत्री बनाया गया। लगभग 1 दर्जन व्यक्ति ऐसे रहे जिनको दल बदलने के कारण मुख्यमंत्री तक का पद मिला। कुछ लोगों को दल बदलने की वजह से स्पीकर तक का पद मिला। और क्योंकि दल बदलने की वजह से राजनेताओं को बड़े बड़े पद मिल रहे थे तो उनका लालच बढ़ता जा रहा था। और दल बदल की बीमारी ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि अगर हम अपने राज्य की बात करें तो हरियाणा में एक विधायक ने 24 घंटे के अंदर अंदर 4 बार दल बदला। और इसी विधायक की वजह से आपने आया राम गया राम नाम का एक मुहावरा सुना होगा। ये जो विधायक थे इनका नाम गया राम था। तो ये जो स्थिति थी, इस स्थिति की वजह से हमें प्रॉब्लम क्या थी जो हमें ये कानून लाना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी। आज मंत्रिमंडल बन रहा है, कल को किसी विधायक को ज़्यादा अच्छी जो मंत्री पद है अगर वो ऑफर किया जाए तो वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाता था। तो राजनीतिक अस्थिरता आई। इसके अलावा जो राजनीति है उसमें वैल्यूज़ का पतन होने लगा। कोई धन की वजह से, कोई बल के प्रयोग की वजह से, कोई सत्ता की भूख की वजह से
अपना जो ईमान है वो बेचने लगा। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े साइज के कैबिनेट बनाए जाने लगे। हालांकि उस पे 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में लिमिट लगाई गई, और अब जो कैबिनेट है उसकी जो सदस्य संख्या है वो टोटल सदन की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा ये जो ऐसे नेता थे वो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए जनता के कल्याण को साइड में रखने लगे, उसको इग्नोर करने लगे। और ऐसा करने की वजह से ना केवल देश में शासन व्यवस्था खराब हुई, बल्कि विदेशी सरकारों का भी हमारे ऊपर विश्वास घटा। अब विदेशों के साथ समझौते करने मुश्किल हो गए, क्योंकि विदेशी सरकारों का हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। उनको लगने लगा कि अगर हमने भारत के साथ कोई समझौता किया भी तो सरकार इतनी इनस्टेबल है, इतनी अस्थायी है, पता नहीं वो समझौते को लागू कर पाएगी भी या नहीं। तो ऐसे हालात में अपना देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकारों में स्थिरता लाने के लिए और विदेशों में भारत की साख बचाने के लिए 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून जो है वो लाया गया। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कानून कब लाया गया, क्यों लाया गया, और उसकी वजह से संविधान में हमने कौन सा संशोधन करके 10वीं शेड्यूल जो है वो इंसर्ट की। आइए अब जानते हैं कि इस कानून के तहत दल बदल से क्या अभिप्राय है, या डिफेक्शन किसे कहेंगे। तो बेसिकली डिफेक्शन में या दल बदल में इससे अभिप्राय तीन चार चीज़ों से लिया जाता है। बेसिकली डिफेक्शन का मतलब होता है कि अपनी पार्टी या पोजीशन जिस भी दल के साथ आप रहते हैं वो छोड़ के किसी विरोधी दल में शामिल हो जाना, है ना। तो इस दल के तहत आपको दल बदलू चार स्थितियों में घोषित किया जा सकता है। दल बदलू कौन है, इसका पहला पैरामीटर ये है कि अगर कोई दलीय एमएलए यानी पार्टी का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल के सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। ठीक है, यानी हम पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी ने हमारे लिए चुनाव प्रचार किया, हम पार्टी की वजह से चुनाव जीते, और अब हम उस पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं ताकि हम किसी और पार्टी में जा सके, तो ऐसा व्यक्ति दल बदलू माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि अगर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया जाए। व्हिप का मतलब आप जानते ही हैं कि जब सदन में कोई प्रस्ताव रखा जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है तो पार्टी अपने सदस्यों को बताती है कि उन्हें क्या स्टैंड लेना है। अगर कोई जो विधायक है वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करे और पार्टी उसे 15 दिन के भीतर माफ नहीं करती है, तो ऐसे में मतदान में अगर वो उपस्थित ना हो, मतदान में भाग ना ले या उसके खिलाफ वोटिंग करे, तो ऐसे व्यक्ति को भी दल बदलू माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने दल का विश्वास तोड़कर किसी और पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, यानी वो चुनाव तो निर्दलीय जीता है लेकिन जैसे ही जीतता है, जीतने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे भी निर्दलीय को पार्टी में शामिल होने को भी दल बदल माना जाएगा। ऐसा इसलिए माना जाएगा कि जिन लोगों ने निर्दलीय को चुना उन्हें कोई भी पार्टी पसंद नहीं थी, और अब क्योंकि वो पार्टी में शामिल हो रहा है, यानी वो लोगों के उस विश्वास का जो है वो तोड़ रहा है। चौथे कंडीशन में दल बदल उसे कहा जाएगा जब कोई नाम निर्देशित व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति या गवर्नर जो मनोनीत करते हैं, वो मनोनीत होने के 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के अंदर करता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करता है तो उसे भी दल बदल माना जाएगा। तो बेसिकली ये चार कंडीशंस हैं जिसमें किसी विधायक को जो है दल बदलू माना जाएगा। सबसे पहला क्या है, अगर कोई दलीय विधायक जो है वो अपनी पार्टी छोड़ दे, स्वेच्छा से छोड़ दे। ठीक है। दूसरा, अगर वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करे। तीसरा, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है,
निर्दलीय चुनाव लड़ा है उसके बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, या अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, तो इन चारों कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 के तहत ऐसे व्यक्ति को दल बदलू माना जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि जब व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाए और उसको दल बदलू ना माना जाए। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी को छोड़ें और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं या अपनी कोई नई पार्टी बना लें, तो ऐसे जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे मर्जर या विलय की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति स्पीकर के पद के लिए चुना जाता है और स्पीकर के पद पे क्योंकि वो न्यूट्रलिटी के साथ काम करना चाह रहा है, अगर उस समय के लिए वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो उसे भी दल बदलू नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर पार्टी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को अपने दल से निकाल देती है, तो क्योंकि पार्टी ने अपनी तरफ से उस व्यक्ति को अपने दल से बाहर किया है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो किसी अन्य दल को ज्वाइन करे या ना करे। अगर ऐसे में वो किसी दल को ज्वाइन करता है तो भी उसे दल बदलू नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है। तो बेसिकली यही 2-3 इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिन कंडीशन में किसी व्यक्ति को दल बदलू नहीं माना जाएगा। आइए बात करते हैं कि किसी विधायक ने दल बदल किया है या नहीं किया है, इस बात का निर्णय कौन करता है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है। तो बेसिकली जो सदन का अध्यक्ष होता है, सदन के अध्यक्ष का कहने का मेरा मकसद यहाँ है, अगर आप संसद की बात करते हैं, लोकसभा के किसी एमपी ने ऐसा किया है तो उसका निर्णय स्पीकर करेगा, लेकिन अगर राज्यसभा के किसी एमपी ने ऐसा किया है तो राज्यसभा में जो उसका सभापति यानी उपराष्ट्रपति है वो फैसला लेगा। अगर आप राज्य के एमएलए की बात कर रहे हैं, तो राज्य में अगर एक सदन है तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डिसाइड करेंगे। अगर द्विसदनीय है और विधान परिषद का सदस्य ऐसा करता है तो विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो निर्णय लेंगे। कहने का मकसद ये है कि कोई भी सदन हो, उस सदन की अध्यक्षता जो व्यक्ति करता है वही निर्णय लेता है कि किसी व्यक्ति ने उस सदन में दल बदल किया है या दल बदल नहीं किया है। कई बार इसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जो स्पीकर है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होता है, ऐसे में वो सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है और उसके फेवर में अगर दल बदल किया गया है तो ऐसे फेवर के मामले में वो निष्पक्ष निर्णय नहीं लेता है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने सजेशन दिया है कि एमपी के केस में ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी जो है वो राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए और राज्यों के केस में ये शक्ति गवर्नर को दी जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जिसने निर्णय लेना है कि दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी है? तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगी कि दल बदल के ऊपर निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक और बात उठती है कि क्या ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो सदन का अध्यक्ष जो निर्णय लेता है कि दल बदल हुआ या नहीं हुआ है, क्या इसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है? तो ओरिजिनली जो 1985 का दल बदल अधिनियम बना था उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। उसमें कहा गया था कि सदन का जो अध्यक्ष निर्णय लेगा वो ही अंतिम माना जाएगा, उसके खिलाफ किसी न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन 1993 में एक केस आया, कियोहोतो होलोहन केस, और उसके बाद जुडिशरी ने अपने हाथ में ये पावर ले ली है और उसने कहा है कि अगर स्पीकर किसी बदले की भावना से या किसी गलत भावना से डिसीजन लेता है तो ऐसे डिसीजन का न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब तक निर्णय हो नहीं जाता तब तक उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो जाता।
स्पीकर के फैसले के आने के बाद ही इसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। अब बात उठती है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है या दल बदल कानून है, कहीं इससे हमारे जो विधायक हैं उनकी योग्यता पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दल बदल के बंधन में आकर के वो लोग खुलकर काम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी विप के अगेंस्ट पार्टी के निर्णय के खिलाफ जाकर वोटिंग करता है, तो ऐसे में उसको भी दल बदल मान लिया जाता है। तो यहाँ पे एक कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि सपोज करिए जो पार्टी है वो गलत निर्णय ले रही है और उसका कोई विधायक अपनी ही पार्टी को गलत निर्णय को सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि दल बदल कानून उसको फोर्स करता है, इसकी वजह से उसको पार्टी के निर्णय को मानना पड़ता है और एक तरीके से वो जिस जनता को रिप्रेजेंट करता है, जिस जनता की भलाई के लिए चुन के आया है, उसके लिए काम नहीं कर पाता है। यानी वो खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये कह करके एंटी डिफेक्शन लॉ की दल बदल कानून की आलोचना की जाती है कि जो एमपी है वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के हाथ की कठपुतली बन के रह जाता है और जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं उन इम्पोर्टेंट इश्यूज पे भी वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट का स्थायित्व बना रहे इतना ही ज़रूरी नहीं है, इसको दल बदल कानून के तहत कुछ मामलों तक सीमित कर देना चाहिए। यानी कुछ मामलों में जो विप है वो लागू नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए बता देना चाहिए, जैसे जो बजट पास होता है या एनुअल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सदन में आता है तो पार्टी विप को मानना अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि सरकार स्थिर बनी रहे। इसके अलावा जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विधायक को अपनी सोच समझ से काम करने की शक्तियां दी जानी चाहिए। तो बेसिकली कुछ सजेशन दिए गए हैं 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट करने के, ताकि ये संशोधन लाके इसे ना केवल ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए बल्कि विधायकों को काम करने की थोड़ी छूट भी हो। और इसके लिए बोला गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो दल बदल के कारण अयोग्य घोषित किए जाते हैं उम्मीदवार, वो केवल कुछ मामलों में लागू होने चाहिए। जैसे केवल लोकसभा के लिए दल बदल कानून होना चाहिए, राज्यसभा या जो आपके जो दूसरे सदन है उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो लोअर हाउस क्यों? क्योंकि लोअर हाउस में मेजोरिटी वाली सरकार ही जो मेजोरिटी वाली पार्टी ही सरकार बनाती है और अगर वो अपना विश्वास मत खो देती है तभी उसकी सरकार गिरती या बनती है। तो लोअर हाउस में होना चाहिए। दूसरा, मनी बिल पे वोटिंग हो तब, या कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हो तब ये लागू हो, या जो पार्टी मैनिफेस्टो होता है, जो पार्टी मैनिफेस्टो का मतलब है कि पार्टी जो है वो जिन चीज़ों को आधार बना करके चुनाव लड़ी है उन चीज़ों के आधार पे बेसिकली लागू होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ जाके कोई सदस्य कोई और पार्टी ज्वाइन करता है या पार्टी के विप को नहीं मानता है तभी उसके ऊपर ये लागू हो। अदरवाइज इन 4 कंडीशन के अलावा जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होने चाहिए। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, उसमें अगर थोड़े से अमेंडमेंट कर दिए जाएं, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, ये समय की ज़रूरत है क्योंकि इसमें भी लोगों ने लूप होल ढूंढ लिए हैं। और हम देखते हैं कि इसका एक लूप होल ये भी है कि इसमें कितनी समय सीमा के अंदर सदन के अध्यक्ष को निर्णय लेना है इसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जब सरकार जो है वो किसी प्रॉब्लम में आती है और उसको विरोधी दलों के एमपीज को अपनी तरफ करना होता है तो वो उन्हें किसी अन्य जगह पे ले जाके किसी होटल में या किसी दूसरे राज्य में बंद कर देती है कुछ समय के लिए, ताकि उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या कुछ और तरीके के प्रस्ताव आने थे वो पास ना हो सके। क्योंकि एंटी डिफेक्शन में एक प्रोविजन ये भी है कि अध्यक्ष तब तक निर्णय नहीं लेगा जब तक कि वो विधायक सदन में प्रस्तुत
ना हो, तो ऐसे में विधायकों को सदन में प्रस्तुत होने से ही रोक दिया जाता है। ऐसे में ना तो वो कोई नई पार्टी ज्वाइन करते हैं, ना वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हैं, और इस प्रकार से जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपना काम भी निकलवा लेती हैं और दल बदल के चार्जेस जो हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें थी। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या जाना। इस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून 1985 में आया। इसके लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये बेसिकली शासन में स्थिरता लाने के उद्देश्य से लाया गया था। फिर हमने डिफेक्शन यानी दल बदल का क्या अभिप्राय है वो जाना। किन चार आधारों पर किसी व्यक्ति को, किसी एमएलए को या किसी विधायक को दल बदलू घोषित किया जा सकता है, उन आधारों को जाना। उसके बाद हमने देखा कि वो कौन सी ऐसी दो तीन कंडीशंस हैं जिसमें किसी विधायक को दल बदलू नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि दल बदल का निर्णय कौन करता है, क्या उसके निर्णय अंतिम होते हैं। फिर हमने देखा कि क्या ये जो दल बदल है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं। इसके बाद हमने देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस प्रकार से विधायकों के निर्णय निर्माण को प्रभावित करता है, और फिर हमने इसके इसके जो लूप होल्स हैं उसको हटाने के लिए या विधायकों के नीति निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक हो सकें, इसमें सुधार लाने के लिए कुछ सुधारों की चर्चा की जो एंटी डिफेक्शन कानून में लाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने आपके लेक्चर को कंक्लूड किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार।